हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में अरब में इस्लाम धर्म का उदय पढ़ा और भारत में तुर्कों का राज्य पढ़ा। आज के वीडियो में हम सल्तनत कालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपकी दिल्ली सल्तनत आ जाएगी कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए, किन्होंने अपना अधिकार किया, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, जिसे हम लोग सल्तनत काल कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। ठीक है, इन्हीं के बीच जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में सभी जितने भी वंश थे वो आए। इंपॉर्टेंट इसमें 5 वंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, जिसमें पहला वंश है आपका गुलाम वंश, उसके बाद आएगा आपका खिलजी वंश, उसके बाद आएगा आपका तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लास्ट में आएगा आपका लोधी वंश। इसके बाद जो लोधी वंश का जो लास्ट था उसे बाबर ने मार दिया था और मुगल काल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी आपको देखने को मिल रही होगी कि गुड़ खा तसले में, ये ट्रिक है। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सा वंश पहले आया। गुड़ से हो जाएगा आपका गुलाम वंश, खा से हो जाएगा आपका खिलजी वंश, तसले में ता से हो जाएगा तुगलक वंश, सा से हो जाएगा सैयद वंश और ला से हो जाएगा आपका लोधी वंश। तो यही क्रम है, ठीक है, कि कौन कौन से वंश भारत में अधिकार किए थे दिल्ली सल्तनत पर। तो गुलाम वंश को दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना कि दास वंश और ममलूक वंश गुलाम वंश के ही अदर नाम है। ठीक है, जो अदर नेम है उन्हीं में आपका दास वंश आ जाएगा और ममलूक वंश आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने वाला पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। इस चीज़ को याद रखना। टाइम पीरियड इसका 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसका जो पहला मुख्य शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी जो था वो भारत इसे सौंप गया था और खुद चला गया था वापस। ठीक है, तो इसी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह तुर्क जनजाति का था। इसे बचपन में निसापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था। इसने सुल्तान की पदवी धारण किए बिना शासन किया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसने क्या हुआ, हमेशा गुलाम के रूप में ही शासन किया था भारत पर। इसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये दान बहुत देता था। ठीक है, तो दान देने की प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन को भवन निर्माण का शौक था। कई भवन का निर्माण कराया इसने। कौन कौन से भवन थे? तो दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। इसने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी या किसने बनवाया कुतुब मीनार? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसके एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नींव रखने से मतलब है कि खाली इसने शुरुआत करा पाई थी, इसने पूरा निर्माण नहीं करा पाया था कुतुब मीनार का। ठीक है, सन 1210 ईस्वी में चौगान, यानी कि जिसे हम आज के समय में पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो पोलो गेम है वो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, तो वही गेम ये खेल रहा था जिससे पहले चौगान भी कहते थे। उस इसमें ये क्या हुआ, घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। और इससे कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में इसे दफनाया गया था। देखिए, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण कराया किसी शासक ने, कहाँ उसे दफनाया गया, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसका टाइम पीरियड, ये 4 चीज़ें तो आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद किसने शासन किया? तो दूसरा जो शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में उसका नाम था आराम शाह। 1210 ईस्वी में इसकी मौत हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद आराम शाह बैठा। ये मुश्किल से 1 साल भी नहीं बैठ पाया था। ठीक है, 1210 में ही बैठा और 1210 में ही हट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना। यह ऐबक का पुत्र था। ठीक है, तो आराम शाह जो था वो किसका पुत्र था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही ये पुत्र था। 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम भी था और दामाद भी था। ये चीज़ याद रखना। और इसी ने क्या किया, इसके पुत्र की हत्या कर दी थी, किसकी? आराम शाह की, और खुद सुल्तान बन बैठा था। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आराम शाह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है इसमें। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1210-11 से लेकर 1236 ईस्वी तक है। काफ़ी टाइम तक ये बैठे थे। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम व दामाद था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने हमेशा गुलाम के रूप में ही शासन किया था। इसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। लेकिन इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी।
ठीक है, इसने अपनी राजधानी को लाहौर से बदलकर कहाँ कर दिया, तो दिल्ली में कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनाया। और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो बैठा था वो कौन बैठा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता था। दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने भू राजस्व में संबंधित इक्ता प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो इक्ता प्रथा के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इसमें क्या होता था कि हम लोग पहले ग्राम में बांटते थे चीज़ों को, उसके बाद उससे बड़ा होता था परगना, और कई परगना से मिलकर बनता था प्रांत, और कई प्रांतों को मिलाकर बनता था इक्ता। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, सबसे बड़ा होता है इक्ता, उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे परगना जिसे हम लोग आज के समय में जिला कह सकते हैं, और उसके नीचे होते हैं ग्राम। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम तुर्क सरदारों के दल की स्थापना की, जिसका नाम तुर्कान-ए-चहलगानी था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 40 तुर्क जो सरदार थे, इनके दल की स्थापना किसने की थी, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है, तो इल्तुतमिश ने ही की थी। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 40 गुलाम तुर्क सरदारों के दल को क्या कहा जाता है, तो तुर्कान-ए-चहलगानी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे, तो इल्तुतमिश का नाम आता है, जिसमें चांदी के सिक्के को टका कहा जाता है और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया है। ठीक है, तो चांदी के सिक्के को टका कहते थे और तांबे का जो सिक्का था उसे हम लोग जीतल कहते थे। मंगोल शासक चंगेज़ खां का आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसी के समय में हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंगेज़ खां जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी खूंखार भी कहा जाता था, चीन से ये आया था, हर जगह आक्रमण कर रहा था और सबको जीत लेता था, तो इसने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया, उस समय कौन भारत पर शासन कर रहा था, तो इल्तुतमिश ही शासन कर रहा था उस समय। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया तथा मकबरे का निर्माण प्रारंभ कराया। तो मैंने आपको बताया था कि खाली नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके निर्माण को पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया। इसने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो जो रजिया सुल्तान थी, इन्हें अपना उत्तराधिकारी इसने बनाया था। लेकिन हुआ क्या कि इस चीज़ की कोई लिखित घोषणा वो नहीं कर गया था। ठीक है, तो इसके बाद कौन बैठा गद्दी पर, तो रुकनुद्दीन फिरोज बैठा, और उसके बाद बैठी रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 का टाइम पीरियड था, 4 साल तक इसने शासन कर पाया था। राज्य में उलेमाओं व सरदारों के विरोध के कारण रजिया गद्दी पर ना बैठ सकी और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी मिली। मतलब इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया गया। ठीक है, एक तो वो लिखित रूप से कहीं घोषणा नहीं कर पाया था इल्तुतमिश, और खाली बोल गया था कि इसे बिठा देना, लेकिन लोगों ने इतना विरोध किया उसका कि कोई लड़की को कैसे बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इलोमा और जो सरदार वगैरह थे, जो 40 सरदार थे, उन्होंने विरोध किया और रजिया गद्दी पर नहीं बैठ सकी, और किसे बिठा दिया गया, तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी मिली। लेकिन 8 महीने बाद क्या हुआ, रुकनुद्दीन जनता में अलोकप्रिय हो गया, मतलब उसे कोई पसंद नहीं करता था रुकनुद्दीन फिरोज को, और इसी का लाभ उठाकर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान जो थी वो गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया के शासन में 40 तुर्क सरदारों में संघर्ष शुरू हो गया। यह दल किसी महिला के अधीन कार्य नहीं करना चाहता था। मतलब आप जानते हैं पहले ऐसी चीज़ें रहती थी कि महिलाओं को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो इसीलिए यही हुआ कि जैसी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, जो 40 सरदारों का जो दल था, जो रजिया के पिता ने ही बनाया था, उन्हीं में संघर्ष शुरू हो गया। वो किसी औरत के जो अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने औरतों के जो रजिया सुल्तान थी, औरतों के पहनावा को छोड़कर पुरुषों का पहनावा धारण किया और दरबार में बैठने लगी। रजिया ने भटिंडा के राजा अल्तुनिया से विवाह किया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की जो शादी थी वो किससे हुई, तो अल्तुनिया के जो राजा थे उनके साथ हुई। 1240 ईस्वी में रजिया तथा अल्तुनिया की कुछ विद्रोही ने हत्या करवा दी। ठीक है, तो 1240 में क्या हुआ, जो रजिया सुल्तान थी और जो अल्तुनिया थी, इसके कुछ विद्रोही ने हत्या करवा दी। वह बहराम शाह शासक बना। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बना, तो बहराम शाह शासक बना था। सन 1246 में 40 तुर्क सरदारों के दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। यह सरदारों के दल को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने उन्हीं में से बलबन को अपना नायब बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, बलबन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सन क्या हुआ, 1246 में क्या हुआ, जो 40 तुर्क सरदार थे, इन्हीं के दल ने 40 ने मिलकर क्या हुआ, इल्तुतमिश के जो पौत्र थे नसरुद्दीन महमूद, इन्हें सुल्तान बना दिया। यह सरदारों के दल को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने क्या किया, उन्हीं सरदारों में से किसी एक को, जिसका नाम था बलबन, उसे अपना नायब बनाया। अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन इंपॉर्टेंट है, 2017 में इनके बारे में पूछा गया है। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1266 से लेकर 1287 तक। बलबन का जो वास्तविक नाम है वो है बहाउद्दीन। गद्दी पर तब बैठा, तब इसका नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, मतलब जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपना नाम क्या रख लिया, तो गयासुद्दीन बलबन इसने अपना नाम रखा। यह तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य था। ठीक है, जो 40 सरदारों का दल था उसी का ये एक सदस्य था। नसरुद्दीन महमूद
जिसने इसे अपना नायब बनाया था, उसने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, इसे देवत का सिद्धांत माना और स्वयं को जिल्ले अल्लाह कहा। कहने का मतलब है देवत क्या होता है कि इसने माना कि अगर कोई गद्दी पर बैठता है तो भगवान की मर्जी होती है, तभी वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये देवत के सिद्धांत को मानता था और स्वयं को इसने क्या कहा, तो जिल्ले इलाही कह सकते हैं या जिल्ले अल्लाह कह सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, खुद को कहा था इसने। इसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की व तुर्कान चहलगानी का अंत किया। देखिए, सिजदा एवं पैबोस प्रथा क्या होती है, इसमें आपने देखा होगा कि पहले की जो फिल्में वगैरह देखी होंगी जिसमें जो मुग़ल शासन वगैरह जो चलता था, तो उसमें क्या करते थे, पैरों को चूमते वगैरह थे, ऐसे कुछ करते थे, है ना, सिर झुकाते थे पूरा लेट कर, ऐसे कुछ होता था। तो ऐसी कुछ प्रथा थी ये सिजदा एवं पैबोस प्रथा। तो इसकी शुरुआत की थी इसने और तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया। मतलब जिसका ये खुद सदस्य था उसी दल को इसने नष्ट कर दिया, क्योंकि इसे खुद पता था ये चीज़ कि अगर वो फिर से विद्रोह करेंगे तो कभी विद्रोह कर सकते हैं और उसे हटा सकते हैं। तो उसने क्या किया कि तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया। इसने लौह एवं रक्त की नीति का प्रारंभ किया। लौह एवं रक्त की नीति से मतलब है कि कोई इसकी बात अगर नहीं मानता था तो उसे मार दो। ठीक है, तो लौह रक्त की नीति ये कहलाती। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि तुर्क चहलगानी की शुरुआत किसने की, फिर आता है कि तुर्क चहलगानी का अंत किसने किया, सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की और लौह एवं रक्त की नीति किसने प्रारंभ की। ये सारी चीज़ें किसकी हो जाएंगी, तो शुरुआत जो की थी इसने तुर्क चहलगानी की वो इल्तुतमिश ने की थी, अंत किया बलबन ने। सजदा एवं पैबोस प्रथा और लौह एवं रक्त नीति दोनों की शुरुआत बलबन ने की थी। प्रसिद्ध फारसी रीति पर आधारित नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत भी किसने की, तो बलबन ने की थी। तो नवरोज़ त्यौहार की अगर बात होती है तो वो किसने शुरुआत की थी इसकी, तो बलबन ने की थी। बलबन ने दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दीवान अर्ज, लेकिन याद रख लेना दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग था उसकी स्थापना किसने की, तो बलबन ने की। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबार में थे। तो अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा काफ़ी। कहा जाता है कि जो 7 वंश गुजर गए, 7 पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन अमीर खुसरो अपनी जगह पर ही टिके रहे। ठीक है, ये राजा के राजा बदलते रहते थे लेकिन ये दरबार में हमेशा बने रहते थे, ऐसा कहा जाता है। तो अमीर खुसरो व अमीर हसन जो थे वो बलबन के दरबार में थे। अब इसके बाद कौन बैठा गद्दी पर, तो वो थे आपके कैकुबाद या क्यूमर्स। ठीक है, तो लास्ट जो थे आपके कैकुबाद थे, उसके बाद आए थे क्यूमर्स। तो कैकुबाद का जो टाइम पीरियड है वो 1287 से 1290 है और क्यूमर्स का है आपका 1290 ईस्वी। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आएगा इल्तुतमिश, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है और रजिया सुल्तान के बाद आपको पढ़ना है बलबन के बारे में। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इस वंश में। ठीक है, इन चारों के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। अब हम अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली, जो कि आज के समय का जो एटा है, एटा जिला जो आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। आज ये जो पटियाली जगह ये कासगंज जिले में पहुंच गई है। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, पटियाली नामक जगह पे। इन्होंने सितार व तबले का आविष्कार किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सितार एवं तबले का आविष्कार भारत में किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। इनके गुरु का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका नाम भी आपने सुना होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे। बलबन से मोहम्मद तुगलक तक ये रहे। ठीक है, बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक जितने भी राजा बैठे, ठीक है, जितने भी सुल्तान बैठे गद्दी पर, ये हमेशा बने रहे उनके दरबार में। ठीक है, तो काफ़ी राजा 7 पीढ़ियाँ निकल गई थी इसमें। इन्हें तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो तूतिया हिंद की उपाधि किसे दी गई, तो अमीर खुसरो को दी गई। ये चीज़ भी याद रखना, ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो को लेकर। ठीक है, इतना ही पॉइंट्स है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो आज के समय में जो पटियाली है उस जगह पर हुआ था। उत्तर प्रदेश का जिला है एटा, जो अब कासगंज में पहुंच गए, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें सितार एवं तबले का आविष्कार किया था। इनके गुरु का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक ये रहे। इन्हें तूतिया हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अमीर खुसरो के बारे में आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आएगा आपका खिलजी वंश और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, इसमें 3-4 लोग हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।